नमस्कार। हाउ टू अप्रिशिएट द गुड इन सम टाइम बैड वर्ल्ड। यानी कि इस दुनिया में कुछ इस तरह की लोग, इस तरह की घटनाएं और लगातार होती हैं, एक के बाद एक, या हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हो जाती है और उस बड़ी घटना से या इस तरह के लोगों से या इस तरह के माहौल से, और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि दुनिया पूरी ही तरह से बुरी है, बट वो हमेशा नहीं लगता। अब सवाल ये है कि जब हमें ऐसा लगता है कि दुनिया पूरी तरह से बुरी है, ये दुनिया मेरे हर तरह से मेरे अगेंस्ट है, तो हम क्या करें और किस तरह से हम उस चीज़ से बाहर निकलें। क्यों? क्योंकि जो बुरी दुनिया है उससे हमारा काम नहीं चलने वाला। गुड वर्ल्ड में क्या है और बैड वर्ल्ड में क्या है, यानी अच्छे लोगों के पास क्या चीज़ होती है और बुरे लोग क्या करते हैं। ध्यान से देखा जाए तो 3 तरह की चीज़ें आती हैं। तो आपका आर्थिक स्तर पे नुकसान हो, आर्थिक स्तर यानी कि वेल्थ आपकी, तो वेल्थ एक स्टूडेंट की वेल्थ एक स्टडी होती है, हर आदमी की। एक बिजनेस पर्सन की वेल्थ एक उसका बिजनेस होता है, एक फैमिली हेड की वेल्थ उसकी फैमिली होती है, तो सबकी अपनी अपनी वेल्थ होती है, तो उस वेल्थ पे हमला हो। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात होती है रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशन में कोई ऐसी चीज़ हो, यानी कि 3 पे हमला होता है। और जब ये हमला होता है और हमला होने के बाद जो चीज़ हमें तंग करती है, दुखी करती है, उसमें वो सीन जो है, वो घटना जो है हमें आज तक याद होती है, वो घटना हमें लगातार परेशान करती है। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्ट, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट एज इट इज़। यानी कि मैं ये एक्सेप्ट करूं कि मेरे साथ उस समय, अभी तो घटना हो नहीं रही क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, घटना पहले हुई है। उस समय उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने या पर्टिकुलर घटना ने मुझे ये आर्थिक नुकसान पहुँचाया, मुझे मेंटल लेवल पे मुझे इंसल्ट किया, मुझे फिजिकल हजार्ड दिया, या जो भी मुझे हुआ उसको मैं एक्सेप्ट करूं एज इट इज़। और एक्सेप्ट करने का मतलब है कि यहाँ पर मुझे उस घटना को एज इट इज़, जैसी वो पिक्चराइजेशन है, जैसी वो आज भी हमें दिख रही है, उसको एज इट इज़ लिखा जाए। मुझे उसको एज इट इज़ लिखना है। ध्यान से समझिए कि मुझे उसको एज इट इज़ लिखना है। एक्सप्रेसिंग इमोशन स्टेट का मतलब है कि अगर आप लिख नहीं रहे हैं, आपने उसको दबा दिया है, तो आप डी एक्सप्रेशन की स्टेट में हैं, यानी कि आप डिप्रेस हैं। आप उस घटना को सिर्फ देख रहे हैं कि ये मेरे साथ हुआ, बट उसको आप लिख नहीं सकते, उसको आप बता नहीं सकते किसी को, तो आप डिप्रेशन में हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें एक्सप्रेशन की बात करनी है, तो पहले हमने घटना को एक्सेप्ट किया कि एज इट इज़ ऐसे हुआ था, ये मुझे नुकसान हुआ, एग्जैक्ट इतना मुझे नुकसान हुआ, मुझे इस हद तक उसने मेरे साथ व्यवहार किया, इस हद तक वो अगला आदमी गिर गया, इस हद तक मुझे परेशानी झेलनी पड़ी, इस हद तक, यानी कि इस हद तक, यानी कि यहाँ पे एक्शन वर्ब है जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है। अब उसी हद तक की बात को हमें लिखना है, और लिखने के लिए हमें 3 तरीके काम में लेने हैं। पहला तरीका, पहले ऊपर हमने एक्सेप्ट कर लिया, लिख दिया एज इट इज, नंगा सच जिसको कहते हैं, एकदम क्लियर कट। अब सेकंड स्टेप में निगेटिव इमोशन इन मॉडरेशन, यानी कि हम थोड़ा सा ये देखें कि सपोज करिए कि किसी आदमी ने आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया, या किसी आदमी की वजह से आपके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हो गया। मॉडरेशन करना है कि हाँ उसने किया, बट मेरे जैसी घटना कुछ और लोगों के साथ भी हुई होगी। ऐसी घटना मेरे साथ ही नहीं, कुछ
और लोगों के साथ भी हुई होगी। यानी कि हम जो अब तक उसका एक निगेटिव लेके चले, निगेटिव का लेके चले मतलब कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, इतनी बड़ी दुनिया में क्या मैं ही मिला या मैं ही मिली, मेरे साथ ही क्यों हुआ। और ये सच भी है, इसको साइंस ने प्रमाणित किया है। डिफरेंट सर्वेज बताते हैं कि सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, और भी बहुत लोगों के साथ हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कॉमन, पीछे कोरोना में बहुत सी मिस हैपनिंग हुई, बहुत से घरों में हुई, तो बहुत सी जगह हुई। जब ये हमने लिखा कि ये जब हम लिखेंगे कि किसी और के साथ भी हुआ होगा, तो आपको याद आएगा कि हाँ ऐसी ही घटना उसके साथ भी हुई थी, ऐसी ही घटना उसके साथ हुई थी। आपको आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल आपके मानस पटल पे, आपकी स्मृति में आने शुरू होंगे। लिखते चलिए, आप लिख दीजिए, और लिखने के बाद अगला पड़ाव, हम कुछ उसमें पॉजिटिव इमोशन डालेंगे। पॉजिटिव इमोशन का मतलब ये है कि किसी इंसान ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, आपको बहुत बड़ा रिजेक्शन दिया, आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया, आपके बहुत बड़े रिश्ते पे आघात किया, तो एक चीज़ कि क्या पता उसका ऐसा इरादा ही ना हो, इरादा ही कुछ और हो, क्या पता, एक क्वेश्चन मार्क, क्या पता उसने मेरे साथ गलती से कर दिया हो, ये संभावना तो हो सकती है। छोटे बच्चे खेल रहे थे और आपको गुस्सा आया हुआ था, आपका फ़ोन गिर गया, पास में बच्चा आया और आपने उस बच्चे पे गुस्सा कर दिया, ये होता है। तो एक हल्का सा कि क्या पता उसका ये इंटेंशन था ही नहीं, क्या पता इसका नुकसान पहुंचाने का इरादा था ही नहीं, या था, सिर्फ इतना। अब तीसरा पड़ाव, जब ये दो पड़ाव हम जब लिख चुके होते हैं, तो तीसरे पड़ाव में क्या करना है कि हमें पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। पर्सपेक्टिव को क्या लिखना है, देखिए घटना वही है, एक ही घटना को हम पहले हमने लिखा निगेटिव इमोशन इन मॉडरेशन, यानी कि हमने उसको लाइट वे में किया कि क्या मतलब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ और लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। फिर हमने उसी घटना को दूसरे मोड में लिखा कि क्या पता उसका ये इरादा ही ना हो, और उसी घटना को अब हम तीसरे पर्सपेक्टिव में लिख रहे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि उस व्यक्ति ने मुझे हानि पहुंचाई, मुझे नुकसान पहुंचाया, मुझे धोखा दिया, गद्दारी करी, मेरे साथ हुई। अब हमें चेंज करना क्या कि मुझे उस मिस्टर एक्स ने मेरे साथ धोखा किया को लिखना है मिस्टर एक्स ने एक आदमी के साथ धोखा किया, यानी कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट की, ये हुई। अब मैं इसको ये लिखना है कि उस व्यक्ति ने एक आदमी के साथ मारपीट की, बहुत बुरी तरह से की, बट उस व्यक्ति ने एक आदमी के साथ। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो माइंड जो है वहाँ से जो एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि एक्सप्रेशन स्टेट में जाएगा। पहला सिर्फ एक्सेप्ट करने का था कि हाँ मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मेरा लॉस हुआ है, मेरा वेल्थ गया है, मेरा रिलेशनशिप गया है, मेरे साथ हुआ। दूसरा में क्या किया कि हमने इसको उसी घटना को एक सिंपल वे में लिखा, फिर हमने उस पर एक डाउट जनरेट किया, और फिर हमने उसका पर्सपेक्टिव चेंज किया, अपनी जगह को हटा के उस घटना को हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया, और लिखने का ही काम है, हम लिखते ही जा रहे हैं। अब तीसरा पड़ाव है, जब ये 3 पड़ाव हम सक्सेसफुली पार कर लेते हैं, 3 पड़ाव जब हम सक्सेसफुली पार कर लेते हैं, तो तीसरे का नाम है पास्ट लाइफ इशू। पास्ट लाइफ इशू, इसको हम NLP में ऑन गोइंग इशू कहते हैं। और ऑन गोइंग इशू वे इशू हैं जो जिंदगी में चैन से आगे नहीं बढ़ने देते, और ये बिल्कुल वैसे ही हैं कि आपने एक नई ड्रेस खरीदी बहुत अच्छी सी, बट वो एक समय के बाद वो पुरानी हो जाती है और आप उसको वियर नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कहे कि आपको उसी ड्रेस को पहनना है, तो आप
समझ सकते हैं कि क्या होगा। आपने बहुत प्यार से खरीदी थी और आज उस चीज़ का वो रिकग्निशन नहीं रहा, उसका आज रिलेवेंस ही नहीं रही, उसके बाद भी आपको बियर करनी पड़े। तो आप जब ऊपर के 2 स्टेप को पूरा कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि जिस चीज़ को, जिस नुकसान को या जिस इंसान को मैंने इतनी बड़ी तवज्जो दी नेगेटिव, यानी कि मैंने कहा कि उसने मेरे को बर्बाद कर दिया, आप पाएंगे कि उसके पास इतना सामान ही नहीं था कि वो आपको बर्बाद कर दे। अगर इतना सामान होता तो वो आपके साथ बुरा नहीं करता, और अपने सबकॉन्शियस लेवल पे दे दी तो हमारी पूरी एनर्जी है उधर कंज्यूम हो गई। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन एनएलपी के एंगल से क्या होगा, फास्ट रिलीफ कैसे हो। हमने एक्सप्रेसिव राइटिंग की, हमने उस इवेंट को एक्सेप्ट किया, उस इवेंट को 3 तरह से एक्सप्रेस किया और उस इवेंट की फाइनल हमने वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली कि उस समय हो सकता है बहुत ताकतवर हो, आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये ऑनगोइंग इश्यू हमारी लाइफ में नहीं है। अब कई बार स्टूडेंट के केस में फास्ट रिलीफ चाहिए कि सर तुरंत इलाज हो और बिना किसी थर्ड पर्सन के, बिना किसी दूसरे व्यक्ति के। तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ये एनएलपी की टेक्निक है, एज इफ टेक्निक बोलते हैं इसको हिंदी में मानो। अब यहाँ टेक्निक से पहले एक तरह से हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उसी प्रकार से आपको जो घटना तंग कर रही है, जो परेशान कर रही है, जो आपका ऑनगोइंग इश्यू चल रहा है, उसमें भी 3 चीज़ें हैं। तो आज भी वो घटना पूरी तरह से फिल्म की तरह आपके सामने चलती है। आज भी कोई अमुक व्यक्ति सामने आते ही आपकी बॉडी कांपने लगती है और सिहरन हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी कोई ऐसी आवाज़ ऐसी है जो कानों में पड़ते ही हमारे वापस वो सब चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको समझते हैं कि इस एज इफ टेक्निक में क्या करते हैं। मानो आपको इमेजिन करना है, आप आंख बंद भी कर सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं। यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी लिखना नहीं है। मानो कि आप जज हैं, मानो कि आप जज हैं सर हैं, और आपके पास उस व्यक्ति को या उस घटना का के लिए अधिकार मिल गया है, बड़ी से बड़ी सज़ा आप दे सकते हैं। बड़ी से बड़ी सज़ा, सोचिए कि क्या बड़ी से बड़ी सज़ा हो सकती है। आपने सोच ली कि ये पनिशमेंट मैं उसको दे रहा हूँ, ध्यान से दीजिए कि ये पनिशमेंट मैं उसको दे रहा हूँ, और दीजिए। जो बड़ी से बड़ी सज़ा आप उसको दे रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे, आप उसको सज़ा देंगे तो आपकी सज़ा का एक एंड पॉइंट आएगा। उस एंड पॉइंट को डेथ कहते हैं, यानी कि उस घटना का या उस पर्सन का या उस रीजन का अस्तित्व ही खत्म हो गया। खैर, आप ध्यान से, मैं चाहूँगा कि आप बैठे हैं तो अपने कमर को सीधा कर लें और कंधों को ऊपर उठा लें और ध्यान से सुनें। इमेजिन करिए कि आप उसको बड़ी से बड़ी सज़ा दे रहे हैं, एक से बढ़ के एक पनिशमेंट दे रहे हैं, और वो एक एंड पॉइंट आ गया है। और वो एंड पॉइंट मानिए कि उस घटना का या उस व्यक्ति का या उस रीजन का डेथ पॉइंट है, और उस घटना का या उस व्यक्ति का या उस रीजन का डेथ के बाद का जो अंतिम जो संस्कार होता है वो आप कर रहे हैं। इमेजिन करिए, ये इमेजिन करना है, और आप देखेंगे, इमेजिन करिए और देखिए, एक तरफ वो घटना, वो आग लग रही है उस घटना में, वो घटना का अस्तित्व ही पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, और दूसरी तरफ इमेजिन करिए कि बहुत खूबसूरत बारिश हो रही है और या बहुत खूबसूरत ठंडी हवा चल रही है, और उसके अगले सीन में आप देखिए कि आप थोड़ी देर बाद किसी बहुत बड़ी पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, के पास वो पूरी पावर आ चुकी है जो
कि वो व्यक्ति अब ख़त्म भी हो गया, वो रीज़न भी ख़त्म हो गया, वो घटना भी ख़त्म हो गई है, बट अगर वो दोबारा आ भी जाए तो आप उससे बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। बस चुटकी बजा के आप उस घटना को जीत सकते हैं। यानी कि अब आपके साथ वो अन्याय, वो इनजस्टिस, वो एट्रोसिटी नहीं हो सकती। ये पावर आपके पास आ गई है। इमेजिन करिए और थोड़ी देर के लिए इस घटना को रिपीट करिए कि आप एक जज हैं और आप उसको पनिश कर रहे हैं और पनिश करते करते उसका एंड पॉइंट आ गया है। एंड पॉइंट इज डेथ। डेथ के बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया है और उधर से आप देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छी बारिश, बहुत अच्छा मौसम, खुशनुमा वो हो रहा है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं एक पार्टी के रूप में। और इमेजिन करिए कि आपके पास वो पावर आ गई है, अगर ये घटना दोबारा भी आ जाए तो ये आपका बाल बांका नहीं कर सकती। और इसको 2 या 3 बार रिपीट करिए, यू विल फाइंड ए वेरी गुड रिजल्ट। और आपको पता चलेगा कि जहाँ से हमने टॉपिक शुरुआत किया कि एप्रिशिएट करें हम इस बेकार की चीज़ों में से किसी अच्छी चीज़ को, तो आपको पता चलेगा कि बेकार की चीज़ें बहुत थोड़ी सी थी जो आप हटा चुके हो और आपके पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। अगर हाँ, आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।